टेंडर की आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या की फैक्टर्स हैं स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस का क्या रोल रहेगा स्टॉक के ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में। वो सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस इस सेशन में करेंगे। तो जितना भी पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछले सेशन में कि ऑटो टेंडर के फीचर्स क्या है, ऑटो टेंडर एक्चुअल में है क्या, एक छोटा सा ब्रीफ आप लोगों को सबको जानकारी मैंने दी थी। तो अभी हम लोग सीधे वेबिनार के फ्लो पर आते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से स्टॉक्स का एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक एनालिसिस में आता है पॉइंट सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग का। सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग का क्या रोल है ओवरऑल स्टॉक एनालिसिस के सेटअप में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इस बात को समझेंगे कि स्टॉक एनालिसिस टेक्निकल ग्राउंड्स पर किस तरीके से किया जाता है और डेरिवेटिव डेटा का क्या रोल बनता है, क्या क्या की फैक्टर्स हैं जिनको हमको देखना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। तो वो सारी जानकारी हम आपको अभी मिलेगी। फिर स्टॉक एनालिसिस के बाद क्वेश्चन ये बनता है कि आपने ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर लिया कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नो ट्रेडिंग जोन में है। अगर हमको ट्रेड करना है तो एंट्री लेवल क्या बनते हैं, स्टॉप लॉस क्या बनता है, टारगेट क्या बनता है, तो वो सारी जानकारी भी आपको मैं आगे दूंगा। फिर हम लोग पोजिशनल ट्रेड किस तरीके से लेंगे। दो तरीके से पोजिशनल ट्रेड हम लोग जनरली लेते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड लेते हैं जिसका कि टाइम होराइजन 1 वीक से लेकर 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक होता है। एक डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होती है जिसमें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम लोग चीजों को देखते हैं। वहां पर हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो होती है वो मोर देन 10% होती है। तो वो किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। फिर स्टॉक ऑप्शंस, बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं समझता हूं कि स्टॉक ऑप्शंस में काफी ज्यादा रुचि रखते हैं। तो क्या क्या चीजों का एक तो ध्यान रखना है स्टॉक ऑप्शंस में, और किस तरीके से सेटअप किया जाए स्टॉक ऑप्शंस में, तो वो चीजें मैं डिस्कस करूंगा। एक हमारे पास स्क्रीनर भी है, इनफैक्ट एक नहीं दो स्क्रीनर्स हैं, तो वो किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग जनरल जो स्क्रीनर्स हैं जो अवेलेबल हैं हमारे पास, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, उस पर हम रोशनी डालेंगे, और एंड में आपके सब लोगों के क्वेश्चंस मैं लूंगा। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अगर टाइम सफिशिएंट रहा तो हर एक सेक्टर का एक प्रोमिनेंट स्टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका ओवरऑल सेटअप किस तरीके से बनता है वो हम देखेंगे। तो अगेन आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे हमारे ऑटो टेंडर के होम पेज पर जाता हूं, जहां पर कि आपको सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका बनता है, या सबसे पहली जो चीज आपको जाननी जरूरी है हमारे स्टॉक एनालिसिस में, वो ये है कि हम लोग जब स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेड करने के लिए तो हम टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाते हैं। टॉप टू बॉटम अप्रोच में क्या फायदा रहता है, वो ये रहता है कि हम जो ब्रॉडर मार्केट सिनेरियो है उसके तहत हम थीम बना के स्टॉक पिक करते हैं, भले ही वो इंट्राडे के लिए हो या शॉर्ट टर्म पोजिशनल के लिए हो। और डिलीवरी के लिए तो आउट एंड आउट आपको डिलीवरी मैकेनिज्म के थ्रू ही जाना पड़ेगा, उसमें ज्यादातर करके इंट्राडे का कोई रोल एज सच होता नहीं है। उसके लिए हम लोग के पास डिलीवरी मॉडल है जो हम लोग एंड में डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत शानदार नॉलेज आपको शेयर करेंगे डिलीवरी टैब के माध्यम से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जो बात है, जो शुरुआत है, वो ये है कि सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग एक्चुअल में है क्या। सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग एक तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। जितने भी सेक्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो,
ऑटो हो, आईटी हो, सीमेंट हो, इंश्योरेंस हो, वो सारे सेक्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मार्केट में ट्रेड करते हैं क्योंकि उनके स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि किसी भी मार्केट सिचुएशन में सेक्टर्स कोई ना कोई मूव कर रहा होता है। जैसे आज के दिन अगर मैं प्रोमिनेंसी से बात करूं तो लेटर हाफ में बैंकिंग में एक रिवर्सल हमको देखने को मिला, जहां पर कि आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक ने काफी अच्छा मूव किया। उससे पहले हमारा सीमेंट सेक्टर काफी अच्छा मूव कर रहा था। आईटी ने कई हद तक चीजों को सुधरने में हेल्प करी। एफएमसीजी में आप देखो तो आईटीसी एक बहुत मेजर कंपोनेंट रहा है हमारे इस पूरे ओवरऑल तेजी के सेटअप में। एफएमसीजी में आईटीसी के अलावा अगर बिग प्लेयर्स की मैं बात करूं तो डाबर, मैरिको, ये सारे स्टॉक्स भी अच्छी तरीके से निकल कर आए। तो बेसिकली जब भी हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कौन सा सेक्टर फ्लेवर में है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 3-4 तरीके हैं, जिसमें से कि अगर आपको इंट्राडे फाइंड आउट करना है तो हमने 15 मिनट्स और 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम डिसाइड आपके लिए करके रखा है, क्योंकि ये सेक्टर है इसीलिए एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम में, जैसे 15 मिनट्स इंट्राडे के लिए। वैसे तो 5 मिनट्स से 15 मिनट्स इंट्राडे के लिए होता है, लेकिन अगर आप सेक्टर देख रहे हैं तो सेक्टर को इवैल्यूएट करने के लिए 5 मिनट बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है इंट्राडे के लिए भी। तो इसलिए हमने 15 मिनट्स और 30 मिनट्स को इंट्राडे फोकस रखा है। 60 मिनट्स इंट्राडे से ट्रांजिशन पीरियड आता है पोजिशनल में, और डेली आपको एक स्ट्रक्चर देता है। अगर 15-20 दिन से एक सेक्टर चल रहा है तो वो हमारा रैंकिंग उसकी हायर रहेगी, नो डाउट। और ये एक बेसिक मॉडल पर बेस्ड है जिसमें कि आपको ये पता चल जाता है कि इंट्राडे में, जैसे आज इंट्राडे में फार्मा, एफएमसीजी प्रोमिनेंसी में थे, शुरुआत से ही प्रोमिनेंसी में थे, लेकिन क्या ये ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। वैसे ही अगर आप देखोगे डेली में भी एफएमसीजी, देखिए आप, ये डेली है, डेली में एफएमसीजी थर्ड पर आ रहा है, और आज थ्रू आउट द डे एफएमसीजी वर्क किया है। वहीं पर अगर आप, मैं बात करूं आईटी सेक्टर जो कि स्ट्रॉन्ग था, वहीं पर आज वो थर्ड नंबर पर ट्रेड कर रहा था। तो बेसिकली अगर मैं ट्रेडिशनली देखूं, अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज देखूं, तो आईटी का पोजिशनली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाय ऑन डिप्स हो सकता है। मेटल का नेचर वाइज थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, लेकिन अगर मैं उसको साइड में रखकर सारी चीजों को इकट्ठे बात करूं तो मेटल्स अभी भी मेरे लिए बाय ऑन डिप्स हो सकते हैं। एफएमजीजी तो नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ ही है। तो इसी तरीके से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अभी इसमें मैं और बात करूं तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि आज ही आज में आप सेटल करना चाहते हैं ट्रेड को, तो आपके लिए बेस्ट जो सिनेरियो था वो एफएमसीजी या फार्मा था। ठीक है, पोजिशनली चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन इंट्राडे में तो इसमें मूवमेंट आ रहा था। तो अगर मैं इंट्राडे देखना चाहता हूं, मैं एफएमसीजी में ट्रेड करता हूं सपोज, तो एफएमसीजी में मैंने जैसे ही क्लिक करा तो मेरे पास एफएमसीजी से रिलेटेड सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपसे पहले बात करी थी कि टॉप टू बॉटम अप्रोच हम यूज करते हैं। नहीं तो ट्रेडिशनली लोग क्या करते हैं कि स्टॉक की जब बात आती है तो बाइंग टेंडेंसी आ जाती है, स्टॉक को पहले बाय करते हैं उसके बाद सेल करते हैं, जबकि शॉर्ट कर कर भी पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि जो रिटेल सेटअप है वो स्टॉक्स को पहले बाय करके फिर ही सेल करना चाहता है। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं या फिर ओवरऑल मार्केट तेज है और आप तेजी में, तेजी वाले सेक्टर्स में पैसा कमाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास
सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग के थ्रू फिल्ट्रेशन है। क्योंकि देखिए, अगर ओवरऑल मार्केट तेज है, यानी कि 200-300 पॉइंट मार्केट तेज है, तो सारे सेक्टर्स हो सकते हैं तेज हो, ठीक है। लेकिन उसमें भी हमको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सा सेक्टर बेस्ट है, या कई बार हमको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि निफ्टी में सारे सेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, बैंक निफ्टी में खाली बैंक्स है। तो हमको ये देखना जरूरी होता है कई बार कंपैरिजन के लिए कि निफ्टी क्यों स्ट्रांग बनी हुई है बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो हमको फिर निकल कर आता है कि बैंक निफ्टी इसलिए वीक है क्योंकि बैंकिंग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और निफ्टी इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि हो सकता है हमारे कैपिटल गुड्स, हमारे एनर्जी स्पेस, हमारे आईटी स्पेस निफ्टी को स्ट्रांग बना के रखे हुए हैं। तो ये एक और कंपैरिजन का स्टेटस हमारे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग से निकल कर आता है। अभी हम लोग वापस आते हैं हमारे स्टॉक सिलेक्शन पर। तो अभी आपने देखा यहां पर अगर मैं बाय करके चलता हूं तो ट्रेडिशनली डाबर मेरे को डेली टाइम फ्रेम में काफी ब्राइट स्पॉट में है। आज वो इंट्राडे में भी ब्राइट स्पॉट में था। तो क्या मेरे लिए ये एक क्लू नहीं है, या ये मेरे लिए एक एनालिसिस का टूल नहीं है कि आउट ऑफ बंच ऑफ एफएमसीजी स्टॉक्स, बहुत सारे आपके पास एक गुलदस्ता है एफएमसीजी स्टॉक्स का, तो उसमें कौन सा स्टॉक मैं पिक करूं? ये ऑटो टेंडर की हेल्प से आपको मिल जाएगा। क्या मैं आईटीसी पिक करूं? क्योंकि आईटीसी तो डेली में स्ट्रांग है, लेकिन आज वो प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है, ठीक है। डाबर क्योंकि पहले से भी स्ट्रांग है और आज भी स्ट्रांग है, इसलिए मैं उसको ले रहा हूं। ब्रिटानिया देखो आप, ब्रिटानिया पहले नंबर पर आ रहा है 15 मिनट में, तीसरे नंबर पर आ रहा है 30 मिनट में, और पहले नंबर पर आ रहा है 60 मिनट पर। लेकिन ट्रेडिशनली अगर देखा जाए, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, तो ब्रिटानिया 7वें नंबर पर है। तो हो सकता है कि इसमें पोजीशंस शॉर्ट की बनी हो, इसमें वीक हो ये स्टॉक, और आज इसमें से थोड़ी सी पोजीशनें हल्की हो रही हो, इसलिए वो टॉप पर आ रहा है। लेकिन अगर मैं डाबर पर जाता हूं तो डाबर मेरे को एक स्ट्रेंथ देता है, वीक मार्केट में भी स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो आप देखिए डाबर का सेटअप, ये हमारा पेज आता है आपको टेक्निकल एनालिसिस का पेज आता है। इसमें हम कंबाइन करेंगे डेरिवेटिव एनालिसिस भी, ठीक है। तो जैसे ये स्टॉक एनालिसिस लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे, तो इसको भी आप क्लिक करके हमारे पेज पर आ सकते हैं। नहीं तो आपके पास एक और ऑप्शन है सर्च स्टॉक का। इसमें आप आईसीआईसीआई टाइप करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, आईसीआईसीआई जनरल, आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई बैंक। वैसे ही एचडीएफसी करेंगे तो एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ। तो आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं इस प्रकार। तो अभी आपको मैं अब समझाने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हुए हमारा स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। डाबर को मैं बेस मान के चल रहा हूं, इसमें मैं और भी चीजें आपको बताऊंगा आगे चल के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पेज पर आपको 9 इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे और 5 टाइम फ्रेम्स देखने को मिलेंगे, राइट। 9 इंडिकेटर्स, बेस्ट 9 इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आप अगर जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता दूं करीबन 450 प्रकार के इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से हमने आपके लिए बेस्ट 9 इंडिकेटर्स चूज करे हैं। ये 9 इंडिकेटर्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, आरएसआई हो सकता है, एमएसीडी हो सकता है, सुपर ट्रेंड हो सकता है, आपका बोलिंजर बैंड हो सकता है, आपका मूविंग एवरेज हो सकता है, आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने जानबूझकर इस इसके नाम रिवील नहीं करे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको इंडिकेटर्स को लेकर कोई बायसनेस आए, और हम ये चाहते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप आउटपुट पर फोकस करें। अब ये 9 इंडिकेटर्स जब हम 5 टाइम फ्रेम्स में
कंफर्म करते हैं इनसे कि पर्टिकुलर स्टॉक जो डाबर है इस केस में वो अप है या डाउन है, तो एक फिगर निकल कर आता है, एक आउटकम निकल कर आता है। ये आउटकम हमने यहां पर स्टोर कर लिया। अब आप देखेंगे कि इंडिकेटर 1 ने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में इस स्टॉक को अप बोला, तो हमने अप रिकॉर्ड कर लिया। वैसे ही आप देखो इंडिकेटर 3 60 मिनट्स टाइम फ्रेम में इसको क्या बोल रहा है, डाउन, तो हमने यहां पर डाउन रिकॉर्ड कर लिया। तो ऐसे करके हमने टोटलिटी में 45 इंस्टेंसेस रिकॉर्ड करे। कैसे करें, 9 इंडिकेटर्स, 5 टाइम फ्रेम्स, 9 5 जा 45, तो 45 इंस्टेंसेस हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब इन 45 इंस्टेंसेस में हम कंपेयर करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिकेटर्स किस तरफ इंक्लाइंड है या किस तरफ उनका झुकाव है। अगर वो पॉजिटिव साइड झुकाव है मेजॉरिटी, तो उस ट्रेंड को हम अप ट्रेंड मानेंगे। अगर डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है मेजॉरिटी ऑफ सिग्नल्स, तो हम उसको सेल मानेंगे, हम उसको वीक स्टॉक मानेंगे। और ये 5 जो टाइम फ्रेम्स हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में 5 मिनट्स और 15 मिनट्स इंट्राडे के लिए यूज आते हैं। यानी कि कुछ भी इंट्राडे मूवमेंट कैप्चर होगा तो 5 मिनट्स और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हम लोग देखना जरूरी है। 30 मिनट्स आपका हो जाता है इंट्राडे से, जब पोजिशनल की तरफ मूव करता है स्टॉक तब 30 मिनट्स का यूज आता है। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। 1 आवर में मोस्टली हम लोग डेली के साथ अगर 1 आवर को कंबाइन करेंगे तो हमारे को पोजिशनल ट्रेड्स निकलते हैं, यानी कि पोजिशनल एस्पेक्ट पर स्टॉक किस तरीके की स्ट्रेंथ या वीकनेस दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि ये 45 इंस्टेंसेस है। मेजॉरिटी जहां भी होगी, मेजॉरिटी का मतलब ये है कि हमारे लिए 60% इज मेजॉरिटी। अगर ये अप परसेंटेज 60% है सेंटिमेंट एवरेज में, तो मेरे लिए ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, प्रोवाइडेड दैट कि डेली सेंटिमेंट भी अपसाइड इंक्लाइंड हो। डेली सेंटिमेंट अपसाइड इंक्लाइंड क्यों हो, क्योंकि डेली सेंटिमेंट आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है स्टॉक के बारे में। वो आपको ये बताता है कि ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स है या सेल ऑन राइज है। अगर डेली सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो ये स्टॉक डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स होगा। अगर डेली सेंटिमेंट में मोर देन 60% डाउन ट्रेंड है तो मेरे लिए वो स्टॉक सेल ऑन राइज होगा। अभी अगर मैं डाबर की बात करता हूं तो डाबर में आप देखिए तो डेली टाइम फ्रेम में 9 के 9 इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, अप बता रहे हैं, राइट। तो डाबर में 9 के 9 इंडिकेटर्स डेली टाइम फ्रेम में अप बता रहे हैं, इसलिए इसका डेली सेंटिमेंट 100% है। ये आप देखिए ये 100% है, राइट। ओके, अब ये स्टॉक मेरे लिए बाय ऑन डिप्स है, ठीक है ना। वीक मार्केट में भी मैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूं, ठीक है। नाउ शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट, अब हमको सेकेंड स्टेप में ये देखना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट कैसा प्ले कर रहा है। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट अगेन इंट्राडे प्लस शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेंड रहता है। तो हमने 5 मिनट से लेकर 60 मिनट्स, 5 मिनट से लेकर 60 मिनट्स में कितने बॉक्सेस होते हैं, 9 4 जा 36। तो 36 बॉक्सेस में से कितने बॉक्सेस आपको रेड दिख रहे हैं, अगर आप मेरे को चैट बॉक्स में बताएंगे तो इंटरेक्टिव भी बना रहेगा। तो अभी 3 बॉक्सेस आपको रेड दिख रहे हैं, तो इसका सेंटिमेंट एवरेज क्या हो गया, 83%। ये देखिए आप 83%। ओके, अगर मैं सबको कंबाइन कर लेता हूं, अगर मैं सबको कंबाइन कर लेता हूं तीनों 5 टाइम फ्रेम्स को, तो मेरे लिए 97% अप ट्रेंड बनता है।
जो कि मैंने आपको अभी बोला कि किसी भी स्टॉक को क्वालिफाई करने के लिए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड उसको 60% से ऊपर होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिवीजन उसको आना चाहिए। ठीक है, अगर वो 60% से नीचे है और अगर अप परसेंटेज भी 60% से नीचे और डाउन परसेंटेज भी 60% से नीचे है, तो वो स्टॉक मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। कई बार ऐसा हो सकता है 55 to 45 का सेंटिमेंट एवरेज बन रहा हो, तो मेरे लिए वो स्टॉक नो ट्रेडिंग जोन में है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि अगर मेरे को इंट्राडे पकड़ना है कुछ, तो मैं 5 मिनट्स और 15 मिनट्स पर फोकस कर सकता हूं। अगर मेरे को पोजिशनल पकड़ना है तो मैं इन 3 पर फोकस कर सकता हूं, प्रोवाइडेड दैट कि मेरा डेली टाइम फ्रेम बाय ऑन डिप्स हो। अगर मैं पोजिशनली बाय करना चाहता हूं, कई लोग पोजिशनली सेल करना चाहते हैं स्टॉक को, तो उस केस में उनको फ्यूचर के थ्रू जाना पड़ेगा, और फ्यूचर या अगर वो फ्यूचर के थ्रू जाते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट एंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या देखा, हमने टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ये देखा कि ये स्टॉक जो डाबर है वो एक पॉजिटिव स्टॉक है। और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम बाय ऑन डिप्स है। 30 मिनट्स और 60 मिनट जो कि पोजिशनल एस्पेक्ट आते हैं, उसमें से 18 इंस्टेंसेस में से खाली एक इंस्टेंसेस ऐसा है जो नेगेटिव टोन में बात कर रहा है। वहीं पर इंट्राडे भी सॉर्टेड आउट है। तो मेरे को अगर इंट्राडे भी करना है तो मैं इसमें कर सकता हूं। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक और स्टॉक लेना चाहूंगा। कोई भी स्टॉक हो सकता है, जैसे गेल। अब आप देखिए कि गेल को आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, डेली टाइम फ्रेम बिल्कुल आउट एंड आउट रेड में है। राइट, रेड में होने का मतलब ये है कि मेरे लिए ये क्या है, बाय ऑन डिप्स है या सेल ऑन राइज है? ये मेरे लिए सेल ऑन राइज है। राइट, तो पहला थिंग सॉर्टेड आउट, इसमें मेरे को बाइंग नहीं करनी है। डाबर में मेरे को शॉर्ट नहीं करना था, इसमें मेरे को बाय नहीं करना। राइट, राइट। पोजिशनल एस्पेक्ट में क्या क्या दिख रहा है? ये पोजिशनल एस्पेक्ट में भी बिल्कुल सारे इंस्टेंसेस डाउन दिख रहे हैं। राइट, हो गया, ये भी सॉर्टेड आउट। चलो, तो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट क्यों 92% है? क्योंकि नौवा इंडिकेटर जो है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अब बोल रहा है, इसीलिए ये 92% है। 36 बॉक्सेस में से एक बॉक्स मेरा प्लस बोल रहा है, लेकिन सेंटिमेंट एवरेज क्या बोल रहा है? 98% डाउन। तो ये मेरे लिए स्टॉक क्या हो गया? शॉर्टिंग कैंडिडेट हो गया विद सेल ऑन राइज ऑप्शन। राइट, राइट। अब इसी में एक और कोई स्टॉक, चलिए कोई, चलो अब की बार कोई मेटल स्टॉक लेते हैं, टाटा स्टील ले लेते हैं चलिए, या टाटा स्टील छोड़िए, हिंडाल्को लेते हैं। ये देखिए, हिंडाल्को में भी देखिए क्या है सिस्टम। हिंडाल्को में भी नेगेटिव टोन है, आप देख पा रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम 89% डाउन है, सेल ऑन राइज का कैंडिडेट मेरे लिए है। ठीक है, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट 75% डाउन है, 25% अप है। ठीक है, 90-10 सेंटिमेंट एवरेज है, तो मेरे लिए ये हमेशा शॉर्ट का कैंडिडेट टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बनेगा। राइट, अभी के डेटा के हिसाब से। कल को डेटा चेंज होता है, डेली डेली टाइम फ्रेम में चेंजेस आते हैं, तो डेफिनेटली आपको वो चीजें देखनी है। आईटी में देख लेते हैं एक स्टॉक, विप्रो। चलिए विप्रो देखते हैं। विप्रो देखिए, विप्रो में आपको थोड़ा सा अलग सा दिखेगा सीन, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि डेली सेंटिमेंट क्या है? डेली सेंटिमेंट बाय ऑन डिप्स का है। राइट, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट देखिए आप, 30 मिनट्स और 60 मिनट्स,
18 में से कितने डाउन है? खाली 2 डाउन है, तो पोजिशनली मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल है। 30 मिनट से लेकर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे पोजिशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है। सॉर्टेड आउट थिंग्स, परफेक्ट। लेकिन चीजें कहां बिगड़ी? चीजें बिगड़ी 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स और 15 मिनट्स जो कि इंट्राडे को फोकस करता है, उसमें चीजें थोड़ी सी बिगड़ी। अब इसका एनालिसिस आप कैसे करेंगे कि भाई ऐसा हो सकता है कि मार्केट सेंटिमेंट के कारण थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ गई हो इंट्राडे बेसिस पर, जो जो इंट्राडे में पोजीशनें प्लस करी थी उसको एग्रेसिवली थोड़ा सा सेल कर दिया, इसीलिए आपका इंट्राडे सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। इसमें पोजिशनली कोई दिक्कत है नहीं, इसीलिए इसका सेंटिमेंट एवरेज क्या आ रहा है? इवन दो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट 67 टू 33 आ रहा है, लेकिन सेंटिमेंट एवरेज क्या आ रहा है? 82% से 18%। राइट, राइट। तो हमने और भी स्टॉक्स इस तरीके से देख लेने हैं, ठीक है। अभी हम लोग वापस डाबर पे चलते हैं, क्योंकि हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है। क्या करनी है? हमको डेरिवेटिव डेटा कंबाइन करना है, और भी छोटी छोटी चीजें कंबाइन करनी है, राइट। तो हमने और क्या दे रखा है इसमें, ये अभी देखिए आप, टेक्निकल इंडिकेटर तो बाय दिखा रहा है, ठीक है। हाईएस्ट डिलीवरी बाय में दिखा रहा है 527 पर। अब ये क्या चीज है? तो ये चीज हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे, जब हम डिलीवरी मॉडल डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट करके रख सकते हैं डाबर को, राइट, राइट। सेंटिमेंट एवरेज तो यहां पर ये दिखाई रखा है 97 टू 3%, ठीक है, इट्स ओके, वेरी गुड, ठीक है। डेरिवेटिव ओआई डेटा के हिसाब से क्या है? ऑप्शन ओआई के डेटा के हिसाब से 600 का रेजिस्टेंस पॉइंट है, 520 का सपोर्ट है। अब ये कैसे आया? ये वैसे ही आया जिस प्रकार हमने इंडेक्स में चीजों को आइडेंटिफाई किया था। हमने इंडेक्स वाले सेशन में ये कैसे पता लगाया था कि मेरा स्टॉक या मेरे इंडाइसेस में रेजिस्टेंस जोन किधर है या सपोर्ट जोन किधर है। तो उसी प्रकार आपको स्टॉक्स में भी आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए हमने आपको नीचे पूरा का पूरा ऑप्शन की ओआई टेबल दे रखी है। ये आपको उसी प्रकार आइडेंटिफाई करनी है जिस प्रकार आपने इंडेक्स को एनालाइज किया था। यहां पर आप देखिए, तो 600 पर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, क्योंकि वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, राइट। और आप देखिए आज के दिन क्या हुआ, 555 पर अनवाइंडिंग हुई है कॉल में, 550 पर अनवाइंडिंग हुई है, राइट। अब आप देखेंगे चार्ट्स में, ये ओआई कॉन्सेंट्रेशन सिंस एक्सपायरी, तो 600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, यहां पर आपको बता दिया, राइट। ये पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और सपोर्ट कहां था? सपोर्ट 520 पर, ये देखो आप, 520 पर सपोर्ट, राइट, राइट, ठीक है। 520 पर सपोर्ट आ गया। अब आपको हमने स्टॉक्स में और क्या चीजें दे रखी है आपका डिसीजन बेटर करने के लिए? हमने आपको 29 मई का चेंज इन ओआई दे रखा है। चेंज इन ओआई का मतलब क्या होता है कि 29 मई को क्या ऑप्शन की एक्टिविटी स्टॉक में हुई थी, राइट। तो आपने देखा 29 मई को 560 पर काफी अच्छी राइटिंग हुई, 580 पर राइटिंग हुई, 600 पर राइटिंग हुई। लेकिन एक बहुत मेजर जो चेंज है वो आप देखो, ऑप्शन राइटिंग 540 पर है। 30 तारीख को क्या हुआ? 30 तारीख को 555 पर, 30 तारीख यानी कि बीता हुआ कल, आज 31 है, 30 तारीख कल 555 पर राइटिंग हुई। साथ में छोटे एंड पर पुटो में भी राइटिंग हुई, और साथ में अनवाइंडिंग कहां हुई? कॉल में, कॉल राइटिंग में अनवाइंडिंग हुई 540 पर, ठीक है, ओके। अब इसको कंबाइन कैसे करेंगे आप? कंबाइन दिखाता हूं मैं आपको। अब
आपने देखा कि 30 तारीख को 555 पर राइटिंग हुई 540 पर पुट राइटिंग परसों हुई थी, ठीक है, ये आपने स्टोर कर लिया, ये आपने स्टोर कर लिया। आज हमको ये देखना है कि क्या मेरे स्टॉक में 555 पर अनवाइंडिंग हुई कॉल में। यस, आज मेरे पास अनवाइंडिंग का डेटा है, और सब्सिक्वेंटली 540 पर मेरे पास राइटिंग है, 550 पर भी राइटिंग है आज के दिन में। तो ये मेरे लिए एक परफेक्ट सेटअप है जिसको कि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल कोर तो किससे बनाया, कोर सेटअप मेरा टेक्निकल एनालिसिस था। जब कोर सेटअप टेक्निकल एनालिसिस था मेरा, उसके साथ मैंने डेरिवेटिव डेटा को भी कंबाइन कर लिया। तो डेरिवेटिव को कंबाइन करने से क्या हुआ, एक इफेक्टिवनेस बढ़ गई। मैं यानी कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसमें ट्रेड कर सकता हूं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है। तो 3 चीजें हमको ट्रेड लेने से पहले फोकस करनी है। पहला क्या, डेली सेंटिमेंट पॉजिटिव, सेंटिमेंट एवरेज 60% से ऊपर, राइट। ये आपको, अगर आप पॉजिटिव साइड ट्रेड लेना चाहते हैं, नेगेटिव साइड ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइड ट्रेड लेना चाहते हैं तो अप परसेंटेज में आपको डेली सेंटिमेंट में देखना है कि ये बाय ऑन डिप्स है या नहीं है। तो ये डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स है। सेंटिमेंट एवरेज क्या बोल रहा है, 97%, डेफिनेटली मैं इसमें जा सकता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है कि मेरे डेरिवेटिव सेटअप में मेरे रेजिस्टेंस से कितना डिफरेंस है, रेजिस्टेंस से, मेजर रेजिस्टेंस से कितना मेरे को ट्रेवल करना है। अभी मान लेते हैं, अभी के हिसाब से 555 का रेट है, राइट। एक तो क्या है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, दूसरा 555 और 600 में करीबन 45 पॉइंट का डिफरेंस है, जो कि नियरली 8% होता है। तो 8% मूव में तो आप वैसे ही निकल जाओगे अगर आपको बाय करके निकलना है तो आपके लिए ये परफेक्ट सेटअप है। अब एंट्री कहां लेनी है, तो एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए हम आपके पास लेकर आए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का टेबल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देखेंगे यहां पर आपको पाइवेट पॉइंट के थ्रू मिलता है। अब आपको बस इंश्योर ये करना है कि डाबर क्या पीपी लेवल के ऊपर है या नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट एंट्री तो आपको कहां मिलेगी, देखिए, जहां तक बेस्ट एंट्री की बात है, बेस्ट एंट्री आपको मिलेगी पीपी लेवल और R1 के बीच में। R1 पाइवेट पॉइंट थ्योरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, ये आपके S1, S2, S3 होते हैं। पाइवेट पॉइंट का थ्योरी अगर आप गूगल करेंगे तो ये एक इंट्राडे थ्योरी है, जिसके लेवल्स आज अगर एक सेट ऑफ नंबर्स हैं तो कल वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के डेटा पर आप कल काम नहीं कर सकते हो पाइवेट पॉइंट पर, ठीक है। अगर ये इंट्राडे डेटा है तो आपको इंट्राडे ही इफेक्टिवनेस आएगी। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मार्केट में पाइवेट पॉइंट के 5-6 मॉडल्स अवेलेबल है। हमने एक मॉडल यूज किया है, तो हो सकता है आप किसी और फॉर्मूले पर पाइवेट पॉइंट देख रहे हो, हमारा फॉर्मूला कुछ डिफरेंट हो। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एक्स ब्रोकर के यहाँ जो हमारे पाइवेट पॉइंट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, आपके यहाँ थोड़े से डिफरेंट है। तो उसमें मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि पाइवेट पॉइंट का वन ऑफ द फॉर्मूला हमने लिया है, तो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एनालिसिस में कोई फर्क आएगा नहीं। एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस वगैरह में लेवल में आएगा नहीं। तो बेस्ट एंट्री कहां मिलेगी, बेस्ट एंट्री मिलेगी पीपी लेवल और R1 के बीच में। आप एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको कोई स्टॉक एंटर करना है तो हमेशा इंश्योर करिए कि अगर आप पॉजिटिव साइड एंटर कर रहे हैं तो वो स्टॉक पीपी लेवल के ऊपर होना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट साइड एंटर कर रहे हैं तो पीपी लेवल के नीचे होना चाहिए। ये आपको और इंश्योर करना पड़ेगा। तो बेस्ट एंट्री जहां पर क्या आप 100% पोजीशन ले सकते हैं वो आपको पीपी लेवल और R1 के बीच में मिलेगी।
अब 100% पोजीशन का क्या मतलब होता है? तो देखिए 100% पोजीशन का ये मतलब होता है कि नॉर्मली आप जितना लेते हैं, मान लेते हैं कि आप बजाज ऑटो जैसे शेयर में 25 शेयर लेते हैं, 100% पोजीशन आपकी 25 या 30 शेयर की होती है, लेकिन डाबर जैसे शेयर में आप 100 शेयर लेते हैं, और रेन कमोडिटीज जैसे शेयर में आप 250 या 300 शेयर लेते हैं। तो ये आपकी 100% कैपेसिटी है। तो अगर डाबर में आपने चूज किया कि आप 100 शेयर्स लेंगे, तो पीपी लेवल और R1 के बीच में अगर प्राइस होगा तो आप 100 शेयर्स ले सकते हो, ठीक है। उस वक्त आपका टारगेट 1 क्या होगा? R1, टारगेट 2 R2, टारगेट 3 R3, राइट। और स्टॉप लॉस क्या बनेगा? स्टॉप लॉस बनेगा पीपी लेवल और S1 के बीच में। या आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, टेम्परामेंट के हिसाब से, पोजीशन साइज के हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हो, इसका कोई सेट रूल नहीं है। और साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें एज सच कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। रिकमेंडेशंस आपको खुद को जनरेट करनी है, इसमें कहीं भी कॉल का सिग्नल नहीं आ रहा है। और हमारा जो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है, इसमें हमारी अप्रोच यही है कि आप खुद सीखें और उसके बाद अप्लाई करें, और खुद का ट्रेड, खुद का एनालिसिस आप कर सके, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ही कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन बेसिक टेंटेटिव आइडिया मैंने आपको एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल और टारगेट का बता दिया है। अब पॉइंट आता है कि अगर ये स्टॉक पर्टिकुलर R1 और R2 के बीच में है तो क्या करना चाहिए? तो क्या छोड़ देना चाहिए या फिर कुछ कर सकते हैं हम? तो उसका आंसर ये है कि अगर तो R2 के पास में है, बिल्कुल जैसे अभी आप देख रहे हो, R2 है 555.53 और करंट मार्केट प्राइस है 555.40 रुपए, तो क्या है, आप कुछ नहीं करें, ठीक है। अगर ये स्टॉक R1 और R2 के बीच में है, यानी कि करीबन चल रहा है 53.50 या 53 रुपए, तो आप क्या कर सकते हो? आप 50% पोजीशन यहां ले सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा? अगर यहीं से R2 से बढ़ के R3 तक चला गया तो आप कम से कम 50% पोजीशन पर तो प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। अगर 50% लेने के बाद स्टॉक ने रिट्रेस किया, अपने पीपी लेवल तक आने की कोशिश करी, तब आपको क्या करना है? वहां पर 50% और पकड़ लेना है, राइट। तो फिर आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? पीपी लेवल से नीचे 100% पोजीशन का। और फिर आपका टारगेट क्या रहेगा? R2 R3, ठीक है। ये आपका सेटअप रहा। अगर ऑलरेडी, तीसरा सिनेरियो क्या है? अगर ऑलरेडी स्टॉक R3 के आसपास है या R2 के बहुत ऊपर है तो छोड़ दो, सिंपल। दूसरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप तलाशो, क्योंकि एक ही स्टॉक को पकड़ के प्रॉफिट करना, ये जिद करना आपके ट्रेडिंग सेटअप के लिए हानिकारक हो सकता है। आपके पास 190 FNO स्टॉक्स हैं, तो अगर 190 FNO स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आपको यकीन मानिए, आपको प्रॉफिट करने के लिए सिर्फ 4 या 5 स्टॉक्स ही सफिशिएंट है। 4 या 5 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 2 या 3 स्टॉक सफिशिएंट है। पूरे दिन में आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाए 3 या 4 स्टॉक्स में तो बहुत है। तो उस केस में आप ये देखोगे कि काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। तो ये पूरा का पूरा सेटअप, अभी अगर मैं और भी चीजों पर बात करूं, और भी स्टॉक्स में डिस्कस कर सकता हूं। देखिए स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं अपन। जैसे मान लेते हैं कि ONGC या लॉरेस लैब लेते हैं। चलिए लॉरेस लैब, सॉरी, आपके हिसाब से लॉरेस लैब में क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज तो यह है कि लॉरेस लैब डेली टाइम फ्रेम में काफी स्ट्रांग बना हुआ है, राइट।
काफी स्ट्रांग बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जरा सी भी पोजिशनल स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, ये बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है। लेकिन आज के दिन इसमें क्या हुआ है, आज के दिन थोड़ा पोजिशनल सेटअप और इंट्राडे सेटअप तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट इसके थोड़े से बिगड़े हुए हैं। उसके कारण सेंटीमेंट एवरेज क्या बना है, सेंटीमेंट एवरेज ना तो डाउन परसेंटेज 60% से ऊपर है, ना अप परसेंटेज 60% से ऊपर है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये नो ट्रेडिंग स्टॉक है। अगर आप इंट्राडे में करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं करना चाहते हैं, आप खाली इंट्राडे मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली कैप्चर कर सकते हैं। ये देखिए, आपने देखा डेली टाइम फ्रेम में कंप्लीटली डाउनवर्ड मूवमेंट है, आप कर सकते हैं। लेकिन एडवाइजेबल ये है कि ये स्टॉक को आपको छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना किस लिए चाहिए, क्योंकि सेंटीमेंट एवरेज में कहीं भी कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं आ रहा है। या तो वो 60% से ऊपर अप ट्रेंड में होना चाहिए या 60% से ऊपर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तभी आप करें ट्रेड, नहीं तो नहीं करें। ठीक है, अब एक और स्टॉक ले लेते हैं, ओएनजीसी। ओएनजीसी में देखिए आप, ओएनजीसी में आपको क्या मिला, डेली सेंटीमेंट डाउन है, सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट भी देखेंगे तो नेगेटिव है, ये डाउन परसेंटेज 94% है, देखो आप। तो ये मेरे लिए इंट्राडे प्लस पोजिशनली ये वीक स्टॉक है। तो क्या मेरे को बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर मैं शॉर्ट करता हूं तो मेरे को क्या लेवल मिलना चाहिए, आप देखो S2 पर ट्रेड कर रहा है, ये ऑलरेडी S2 पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप सुबह पकड़ लिए होते तो इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी होती। ठीक है, तो ये फर्दर डाउनसाइड प्रोबेबिलिटी इसकी बनती है। ठीक है, अपना सपोर्ट तोड़ चुका है ये, देखिए आप, मेजर सपोर्ट 160 पे था, तोड़ चुका है। हाईएस्ट डिलीवरी 156 की थी, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो नीचे आ चुका है। अब हाईएस्ट डिलीवरी 156 की क्यों थी, इसको अपन बाद में बात करेंगे, जब डिलीवरी मॉडल पर बात करेंगे। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ओएनजीसी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेटअप हमारा रहता है। इसी प्रकार आप ना सारे स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हो। अशोक लेलैंड देखो आप, ये देखिए आप, अशोक लेलैंड में भी वही चीज है, वही सिनेरियो है। एक बस पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि 146.3 जो है वो हाईएस्ट डिलीवरी का पॉइंट है। बाकी अगर आप देखोगे तो नो इंडिकेशन यहां मिल रहा है मेरे को कहीं भी। 53% डाउन है, 47% अप है, मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस स्टॉक को नो ट्रेडिंग जोन में डालने के लिए। 150 का रेजिस्टेंस है, ये यही घूमता रहेगा। सेलोन राइज का कैंडिडेट है, सेलोन राइज आप जैसे ही रेजिस्टेंस के पास अप्रोच करें, हो सकता है कि आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डाउनसाइड मिल जाए। लेकिन अभी मेरे लिए बाइंग, ना तो बाइंग है ना सेलिंग है, राइट, मैं इसको छेड़ूंगा भी नहीं। उसी प्रकार अपोलो हॉस्पिटल, देखिए आप, अपोलो हॉस्पिटल में आपको कहीं कोई दिक्कत दिखेगी, नहीं दिखेगी। देखिए आप, डेली सेंटीमेंट अप है 88 टू 12%, सेंटीमेंट एवरेज 80% है, 68% एवरेज है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो ये इस तरीके से सेटअप आपको मिलता है यहां पर। अगर मैं इधर बात करूं तो इधर में आप पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं, और इस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेबल यानी कि पाइवट पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए आपको इंट्राडे ट्रेड आइडेंटिफाई करने हैं। अब बात आती है पोजीशनल ट्रेड की। तो पोजीशनल ट्रेड में आपको सबसे पहला चीज जो ध्यान रखना है, अगर देखिए पोजीशनल ट्रेड ट्रेडिशनली जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टॉक्स में होती है तो ही होते हैं। ठीक है,
उससे पहले हमको कौन से सेक्टर आइडेंटिफाई करने हैं, हमको सेक्टर आइडेंटिफिकेशन करना है जो कि स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, राइट। तो मेरे लिए आप देखो, ये जो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग है ये यहां पर बहुत हेल्प करेगा। जैसे आईटी टॉप पर है, एफएमसीजी है, मेटल है, ठीक है। इन तीन में से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं सेक्टर में से, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, अगर देखिए आप यहां पर मैंने सेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर दे रखे हैं, आप सेक्टर्स में से चूज कर सकते हैं कौन सा सेक्टर चल रहा है। जैसे मान लेते हैं सीमेंट सेक्टर चल रहा है, ठीक है। सीमेंट सेक्टर में आप देखो जेके सीमेंट, देखो आप जेके सीमेंट डेली सेंटीमेंट, जेके सीमेंट यहां पर इसको क्लिक किया, सेटअप बढ़िया है, बढ़िया सेटअप है, कोई टेंशन नहीं है सेटअप में। क्या टेंशन नहीं है, अब आप देखो पोजिशनल ट्रेड पकड़ने के लिए आपको क्या क्या देखना जरूरी है, ये तीन चीजें देखनी जरूरी है। 30 मिनट, 60 मिनट डेली, ठीक है। ये तीन चीजें प्लस सेक्टर फ्लेवर में है या नहीं है, राइट। तो अगर आपने ये तीन चीजें सॉर्ट आउट कर ली और साथ में सेक्टर इवेल्युएट कर लिया तो आप पोजिशनल ट्रेड पकड़ सकते हैं। अभी आप देखिए डेली सेंटीमेंट 88% है, इसमें आप देखिए आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी 60 मिनट्स और 30 मिनट्स में, आप इसको आराम से ले सकते हैं, राइट। तो ये आपका शॉर्ट टर्म पोजिशनल है। एक और तरीका है शॉर्ट टर्म पोजिशनल पकड़ने का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। डैशबोर्ड में आप जाएंगे तो यहां पर 80% ऑल अबव आपको मिलेगा, ये स्क्रीनर है, ठीक है। अब जैसे आईडीएफसी हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, एबीबी हो गया, एक्साइड हो गया, तो ये फिल्टर निकल रहे हैं। पीएफसी हो गया, मान लेते हैं, चलिए हम एक्साइड और पीएफसी पर बात करते हैं, पीएफसी पर बात करते हैं। तो आप देखिए पीएफसी में आपको सारे जो चेक पॉइंट्स हैं जो अभी डिस्कस हमने करे, वो सारे चेक पॉइंट्स क्लियर कट आपको मिल रहे हैं। रेजिस्टेंस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। पीएफसी किसमें है, एनबीएफसी सेक्टर में, जो कि मोरलेस अच्छा काम कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम टोटलिटी में ऊपर है, शॉर्ट टर्म में 30 मिनट्स और 60 मिनट्स ऊपर है, कोई खतरा वाली बात नहीं है। हाईएस्ट डिलीवरी यहां पर 175 है, ठीक है। तो ये मेरे लिए शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं इसमें और इंक्लूड करूं डेरिवेटिव डेटा, तो आप देखिए डेरिवेटिव डेटा 180 पर क्या हुआ, अनवाइंडिंग हुई, कॉल कॉल की अनवाइंडिंग हुई। 182 पर 103% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, तो आप देखिए कितना शानदार चीज है। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करिए। आप देखिए स्टार्टिंग में आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेड करिए। और मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये जो हम लोग जितना भी समझा रहे हैं ये एक ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से है, इसमें कोई हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ आपको जो रिसर्च इनपुट्स है उसको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना है, अपने बेटर पर्सपेक्टिव के लिए किस तरीके से आप उसको लेकर आएंगे, वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है या रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से आप ट्रेड करें, होए तो फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी आपके हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पोजिशनल एस्पेक्ट में आता है। और भी स्टॉक्स जैसे एक्साइड का नाम लिया हमने, तो ये देखिए आप एक्साइड, एक्साइड में भी आप देखिए शानदार सेटअप है, डेली सेंटिमेंट 100% है, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स और डेली टाइम फ्रेम में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 210 रेजिस्टेंस लेवल है, 207 हाईएस्ट डिलीवरी है, ये देखिए आप। तो इस तरीके से आप पोजिशनल ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन
टूल आपके लिए बन सकता है अगर आप इफेक्टिवली इसको यूज करें। सबसे बड़ी बात है कि आप टाइम दें, एफर्ट दें और ट्रेडिंग डिसिप्लिन रखें। ट्रेडिंग डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार, तो अब हम बात करते हैं हमारे पोजिशनल ट्रेड जो कि लॉन्ग टर्म है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे? अभी तक हम लोग इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे। अभी तक हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें। हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि एंट्री लेवल कैसे लें, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमने दो एग्जांपल देखे अभी, एक लॉरेस लैब देखा, एक अशोक लेलैंड देखा, दोनों में अवॉइड करने वाली स्थिति बन रही थी। तो ये सारी चीजें हमने अभी देखी। तो अभी हम बात करेंगे कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के क्लाइंट्स हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस हमारे पास है। ओके, तो उसके लिए हम डिलीवरी स्क्रीनर पे जाएंगे। अब ये काम कैसे करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डाबर के एग्जांपल से ही आपको शुरुआत हम लोग करते हैं। डाबर हमने टाइप करा। अब ये जो डिलीवरी मॉडल है इसमें हम लोगों ने लास्ट 30 डेज का डेटा आपके लिए प्रेजेंट किया हुआ है, राइट। अब जैसे आज 30 मई का डेटा है, आज 31 मई है, तो 30 मई तक का डेटा आपके पास अवेलेबल है। उसमें 18 मार्च लास्ट 30 ट्रेडिंग सेशन का डेटा आपके पास अवेलेबल है। एवरेज भी यहां पर आपको दे रखा है। लेकिन अभी जो कॉन्सेंट्रेट आपको करना है डिलीवरी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो आपको की पॉइंट्स क्या है वो मैं बता देता हूं। डिलीवरी टैब आप देखिए, ये डिलीवरी टैब है, ठीक है। इसमें आप अगर नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आपको एक हाईलाइटेड जोन मिलेगा। ये होता है लास्ट 30 डेज में हाईएस्ट डिलीवरी कहां पर उठी, राइट। राइट, तो आपने देखा कि हाईएस्ट डिलीवरी इस पॉइंट पर उठी। कब उठी? 5 मई को, 5 मई। आज क्या चल रहा है? 30 में। हमने बात करनी है 5 मई की, ठीक है। अभी इसमें आपको क्या नोट करना है? एक तो हाई ऑफ द डे और एक लो ऑफ द डे। अब हाई ऑफ द डे तो आपको बहुत बारी दिख गया होगा, मैं एक बारी और दिखा देता हूं। हाई ऑफ द डे आप नोट करिए 527 है। हाई ऑफ द डे क्या है यहां पर? मतलब यहां पर हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ है? 527। तो इसमें निकल कर क्या आया कि जो भी 30 डेज का हाईएस्ट डिलीवरी, जो लास्ट 30 डेज में हाईएस्ट डिलीवरी है, उसका जो हाई ऑफ द डे है वो मेरा एक बाइंग लेवल बन जाता है। अगर उसके ऊपर मार्केट क्लोज होता है, अगर स्टॉक आगे आने वाले दिनों में क्लोज होता है, डाबर, तो 5 मई के बाद अगर 527 के ऊपर डाबर क्लोज होता है तो मेरे लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो क्या 8 तारीख को 27 रुपए के ऊपर क्लोज हुआ? जी नहीं हुआ, 513 का हाई मारा। क्या 9 मई के बाद 9 मई को हुआ? नहीं हुआ। क्या 11 मई को हुआ? नहीं हुआ। तो हुआ कब? ये हुआ क्लोज 15 मई को। 15 मई को 533 रुपए क्लोज हुआ। अब 15 मई को आपने पोजीशन ले ली, बाय कर लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा और टारगेट क्या होगा। तो हम जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, ठीक है। घबराते नहीं है क्योंकि हमको रिटर्न भी बड़ा चाहिए। हम ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे हैं जिसमें कि हम लेना चाह रहे हैं 2% या 1% और स्टॉप लॉस देख रहे हैं 5% का। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि स्टॉप लॉस आपका लो ऑफ द डे होगा, उससे कैलकुलेट होगा। लो ऑफ द डे क्या है? 503 रुपए।
5 तारीख का, तो उससे 1% नीचे का स्टॉप लॉस में लगा लूं या 1.5% का स्टॉप लॉस में लगा लूं, तो इससे 1% नीचे क्या होगा, 5 या 7 रुपए नीचे होगा, तो यानी कि 495 रुपए का स्टॉप लॉस में लगा लूं, लगा सकता हूं। तो 533 पर मैंने खरीदा, 495 का स्टॉप लॉस लगाया, तो यानी कि 38 रुपए का मैंने रिस्क लिया। अब बाय नेचर क्या बोला जाता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स पकड़ते हैं तो या तो 2:1 का रेशियो रहता है रिस्क टू रिवॉर्ड, या 1.5:1 का रेशियो रहता है। ठीक है, तो अगर आप 38 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो सामने से आपको 76 रुपए के अराउंड मिलने चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, धीरे धीरे करके कल तो ये 552.90 था, अब ये 555 हो गया, हो सकता है ये 600 भी चला जाए। डेफिनेटली आपको पोजिशनली रखना है, आप इसको रखिए। तो इस प्रकार आपको चीजों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे हमने ओएनजीसी बोला, अब आप देखिए इसमें हाईएस्ट, अब देखो इसमें हाईएस्ट डिलीवरी कहां उठी, हाईएस्ट डिलीवरी 29 मई को उठी। ठीक है, ये 30 दिन का एवरेज है। ठीक है, हाई ऑफ द डे क्या है, 160, 160 के ऊपर क्लोज हो रहा है ओएनजीसी, नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इसको सेल साइड ही मानेंगे। और ये 156.5 का लेवल आया कहां से ओएनजीसी में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब आप देखिए ये 29 मई को 156.50 रुपए लो था, तो मेरे लिए जब तक वो स्टॉक हाईएस्ट डिलीवरी के लो के नीचे रहेगा तब तक वो सेल में रहेगा। हाईएस्ट डिलीवरी के हाई ऑफ द डे के ऊपर चला जाएगा तो वो मेरे लिए बाय में रहेगा। व्हाट अबाउट अगर बीच में रहता है, अगेन अगर बीच में रहता है तो नो ट्रेडिंग जोन है। राइट, अशोक लेलैंड देख लेते हैं। आप देखिए हाईएस्ट डिलीवरी कहां उठी, 28 अप्रैल को 146.3। ठीक है, अब 146.3 के ऊपर ये ट्रेड किया, तो अगर आप इस मॉडल के हिसाब से ले रहे हैं तो आपने 9 मई को ये स्टॉक ले लिया होगा। राइट, अब आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, 140 के नीचे का लगाना है। 142 का भाव है, अब 140 के नीचे जाए तो आप निकल जाओ। अब 140 के नीचे क्यों लगाना है, उसके पीछे भी बड़ा कारण है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो क्या कारण है, 140 पर सपोर्ट है। ठीक है, तो 140 के नीचे आप लगा लो स्टॉप लॉस, तब तक बने रहो। लेकिन ये अभी अगर फ्रेश कुछ लोगे और आपने डिलीवरी मॉडल पे नहीं बेस किया है तो अभी मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। अगर आपने डिलीवरी मॉडल पे लिया है तो डेफिनेटली आपने एक लॉजिक के तहत लिया है, उस लॉजिक को जब तक वो लॉजिक स्टैंड करता है तब तक आप उसमें बने रहें। ठीक है, हो सकता है कि ये 54-55 भी चला जाए। अब देखो जैसे जैसे 54-55 वो स्टॉक गया था। ये देखिए आप, अभी रिसेंटली की बात करूं तो 195 155 रुपए का बनाया था, तो जब 146 पर 6 रुपए का हमने 146 पर लेकर हमने 7 रुपए का जब हमने रिस्क देखा, तो 14 रुपए अगर मिल रहे हैं या 12 रुपए भी मिल रहे हैं तो आप यहां पर निकल सकते थे। लेकिन अगर नहीं भी निकले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 140 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली ये इस तरीके से अगर आप चीजों को मॉनिटर करेंगे तो डेफिनेटली फायदा आपको मिलेगा। जैसे टाटा मोटर है, अब आप देखिए टाटा मोटर 526। ठीक है,
अभी मैं टाटा मोटर पर भी चलता हूं। अभी नो सिग्नल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 537 जो कि 15 मई को 537 था, उसके तो बहुत ही नीचे चल रहा है। और नो ट्रेडिंग जोन क्यों है? क्योंकि लो ऑफ द डे सॉरी, लो ऑफ द डे 521 है और हाई ऑफ द डे 537 है, और उसके कहीं ना कहीं बीच में चल रहा है। तो अभी पोजिशनली भी मेरे लिए टाटा मोटर नो ट्रेडिंग जोन है। और अगर मैं इंट्राडे या शॉर्ट टर्म पोजिशनल देखता हूं, जो कि मैं देख सकता हूं, तो स्ट्रक्चर मैं इसमें कंपेयर करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन हाईएस्ट डिलीवरी में मेरे को नो सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चीजों को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे मैं सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ठीक है। अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो स्टॉक ऑप्शंस है। अभी तक मैं समझता हूं कि जितना भी मैंने स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया, वो कहीं ना कहीं आपने सही तरीके से समझा होगा। अब स्टॉक ऑप्शंस की जहां पर बात आती है, वहां पर मोमेंटम की बात आती है, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन एक बहुत ही ट्रिकी चीज है, जिसको कि बहुत सारे लोग शायद मिस इंटरप्रेट करते हैं, और काफी हद तक रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो उसमें ये देखा जाता है कि सर मेरे को 50 पैसे लेने हैं या मेरे को 100 पैसे लेने हैं। यानी कि जैसे एसबीआई का लॉट है, एसबीआई का लॉट पहले होता था 3,000 रुपए का। तो लोगों का अक्सर ये कहना होता था कि मेरे को तो 50 पैसे मिल जाएंगे तो 1,500 रुपये मेरे बुक हो जाएंगे। ठीक है, उसमें ये नहीं देखते थे कि ट्रेंड क्या है, किस तरीके से मार्केट में बिहेवियर है, वो कुछ नहीं। आपको 15 पैसे या एक 50 पैसे मिल जाए बहुत है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा स्टॉक ऑप्शंस में नहीं करनी चाहिए, या आपको अवॉइड लिस्ट में डाल देना चाहिए। तो अब करना क्या चाहिए? तो करने में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहले स्टॉक का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। जैसे एसबीआई की मैंने बात करी, तो स्टॉक का स्ट्रक्चर कैसा है? अब आप देखिए, इस स्ट्रक्चर में आपको अभी क्या करना चाहिए? 600 का रेजिस्टेंस है, अभी 579 है, डेली सेंटिमेंट सेल ऑन राइज है, लेकिन वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 56 to 44 है। मेरे को 60% क्वालिफिकेशन चाहिए, तो मेरे लिए अभी ये है ही नहीं कुछ करने लायक। लेकिन लोग क्या करते हैं ऐसे स्टॉक में कि सर आज तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स गिरेंगे, पीएसयू गिरेंगे, तो ऐसा करते हैं कि पुट ले लेते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉक का टेक्निकल ग्राउंड्स पर स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप वहां पर कन्विंस होते हैं कि नहीं जी ये बढ़िया स्टॉक है नीचे जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए, तभी आप ऑप्शन में एंटर करें। ये गलती ना करें। बहुत बारी फर्स्ट गलती ये करते हैं लोग कि पहले से डिसाइड करके आते हैं कि मेरे को आज पुट ऑप्शन में काम करना है या कॉल ऑप्शन में काम करना है। तो कभी भी रिवर्स साइकोलॉजी ना अपनाएं। आप पहले स्टॉक की स्ट्रेंथ देखें, स्टॉक का ट्रेंड देखें, एंड देन स्टॉक ऑप्शंस में जाएं। दूसरा, ये हमेशा टेंडेंसी रहती है स्टॉक ऑप्शंस में, मंथ के स्टार्टिंग में लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन ले लूंगा तो मेरे को फायदा होगा। वो ये सोचकर करते हैं कि आज जैसे रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस सब लोग मानते हैं कि अच्छा स्टॉक है, तो अभी आज 2470 रुपये चल रहा है, 2470 रुपये चल रहा है। मैं ऐसा करता हूँ 2560 की कॉल ले लेता हूँ। पूरा महीना मेरे पास पड़ा है, अभी तो एक हफ्ता ही गया है, मेरे पास पूरा हफ्ता पड़ा है, मैं ले लेता हूँ। जरा सा मूवमेंट आएगा,
मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा और मैं बेच दूंगा। तो ये नहीं करना है, आपको हमेशा मोमेंटम खेलना है। जिस भी स्टॉक में मोमेंटम है आप उसमें एट द मनी लीजिए, आप प्रीमियम ज्यादा दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिक्योर हो जाए। ठीक है, सिक्योर होंगे। और एंट्री तब तक रखनी है जब तक आपकी कंडीशन मेट हो रही है। अगर एक बारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है आप निकल जाए। ठीक है, क्योंकि एक बार ये आउट ऑफ द मनी अगर स्टॉक ऑप्शन हो गया तो फिर बहुत दिक्कत आती है उसको वापस अपने लेवल तक पहुंचने में। तीसरा एस्पेक्ट है, लोग एवरेज कर लेते हैं। एवरेज कभी भी स्टॉक ऑप्शंस में नहीं करना चाहिए, ये सबसे बुरी आदत है। स्टॉक ऑप्शन में अगर आप एवरेज करेंगे, एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मान लेते हैं कि आपने एसबीआई की 590 की कॉल ऑप्शन लिया, ठीक है, 590 का कॉल ऑप्शन आपने लिया आज से 2 दिन पहले। ठीक है, आपने लिया होगा 15 या 20 रुपए में, आज वो आ गया 11 रुपए, आपने फिर ले लिया। अब जैसे जैसे दिन जाते रहेंगे आपकी एवरेज तो हो गई 15 रुपए, लेकिन वो 15 रुपए आने में आपको टाइम लगेगा। अगर उसमें स्टॉक में मोमेंटम नहीं आया दोबारा से, तो वो मोमेंटम के साथ वो चलेगा नहीं और वो उस लेवल तक आएगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखें कि कभी भी, एक बहुत बड़ी फेमस थ्योरी है कि अगर 100 रुपए से कोई चीज 50 रुपए आ गई तो 50% वाइप ऑफ हो गया। लेकिन अब उसी चीज को 100 रुपए वापस आने के लिए 100% का रिटर्न देना पड़ेगा। 50% से वो 75 तक ही पहुंचेगा। गिरा तो 50% था, तो आप बोलेंगे कि 50% अगर रीगेन कर लिया तो मेरा वापस पैसा आ जाएगा, लेकिन नहीं आता, वो 75 पर अटक जाएगा। तो आपको 60%, 100% रीगेन करना पड़ेगा, तब जाकर वो 100% पर आएगा। तो यही सिनेरियो यहां पर भी रहता है। तो इसीलिए आप ये गलती ना करें। पांचवी गलती अक्सर ये रहती है कि आप लॉट साइजेस पर ध्यान देते नहीं है, पोजीशन साइज पर ध्यान देते नहीं है। तो एंट्री एग्जिट लिक्विडिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लगता है कि मेरे को 1 रुपया या 8 आने लेना है तो मैं कहीं भी निकल जाऊंगा, कहीं भी एंटर कर जाऊंगा, लेकिन नहीं। कई बारी, एक बारी आउट ऑफ द मनी हुआ ऑप्शन, खास तौर से स्टॉक ऑप्शन, तो उसमें बिड और आस्क में गैप बढ़ जाता है। आप एंट्री तो कर लेंगे लेकिन एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का विशेष आप ध्यान रखें, तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। पांचवी चीज जो कि अक्सर सब लोग भूल जाते हैं, ये वो ये है कि स्टॉक ऑप्शन फिजिकल डिलीवरी में जाते हैं। फिजिकल डिलीवरी में जाएंगे स्टॉक ऑप्शन तो क्या होगा, आपके पास एक्सपायरी वाला जो हफ्ता है वो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। ठीक है, मैं ये अभी कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूं, बाकी मैं स्टॉक ऑप्शंस हमारे ऑटो ट्रेंडर के मॉडल से किस तरीके से आपको करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये फिजिकल डिलीवरी में जब भी जाएगा स्टॉक, तो आपके पास एक हफ्ता कम है, तो आप ये गलती ना करें कि अरे मेरे पास तो 5 दिन और है। क्योंकि वो जैसे ही फिजिकल डिलीवरी में जाएगा ब्रोकर आपसे एक्स्ट्रा मार्जिन डिमांड करने लग जाएगा, उसमें मूवमेंट भी कम हो जाता है। तो इसीलिए आजकल आप देखोगे कि रोल ओवर जो होते हैं वो T-5 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए लिक्विडिटी रहती नहीं है इतनी। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अब स्टॉक ऑप्शंस में करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप इसका सेटअप देखें। अगर आपको लगता है कि स्टॉक स्ट्रांग है या वीक है तभी आप एंटर करें। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्क्रीनर बना के रखा हुआ है। डेरिवेटिव्स में आप जाएंगे, बिलो सपोर्ट एंड अबव रेजिस्टेंस। बिलो सपोर्ट का ये मतलब है कि सपोर्ट तोड़ चुका है, अबव रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस तोड़ चुका है। ठीक है, तो ये स्क्रीनर है, इसमें 1% का फिल्टर आप लगाइए। तो आप देखिए, जहां जहां आपको चेंज इन ओआई, जहां जहां आपको चेंज इन ओआई नेगेटिव में दिख रहा है उसको आप नोट करते चले।
ठीक है। अब जैसे विप्रो है, ये मोमेंटम पोजिशनल कॉल्स में भी आपको हेल्प करेगा। तो अगर कोई को लगता है कि स्टॉक ऑप्शंस में मैं नहीं कर सकता हूं, तो ये पोजिशनली भी आपको हेल्प करेगा। पोजिशनली कैसे करेगा कि 400 के ऊपर जैसे ही जा रहा है, ओआई चेंज नेगेटिव आ रहा है 6% से, आप देखो 6% पोजीशन है, कटी है आज, ठीक है। तो आप इसमें पोजीशंस बना सकते हो। तो अगर आपने 400 का कॉल ऑप्शन परचेज किया है, तो आप आराम से इसमें रह सकते हो, और हो सकता है कि ये 410 415 तक स्टॉक आराम से निकले, ठीक है। इसमें अगेन वही बात देखनी है कि सेक्टर स्ट्रेंथ अच्छी है या नहीं है। विप्रो कौन से सेक्टर में आता है? विप्रो आता है आईटी सेक्टर में, जो कि अच्छा मूव कर रहा है। दूसरा, आप देखो 16% रैमको सीमेंट में, 27,000 की क्वांटिटी अनवाइंड हुई है, 16%। तो सीमेंट सेक्टर में है, अच्छा स्टॉक है। और इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे या इसका आप ये सेटअप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि 66% एवरेज है। बाकी आज थोड़ा सा बिगड़ा है, बाकी सब नॉर्मल है। तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेट्रोपोलिस, आईआरसीटीसी देखिए आप, आईआरसीटीसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर 650 के ऊपर निकले तो आप आराम से इसको पिक कर सकते हैं स्टॉक। अब इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? स्टॉप लॉस इसमें आपका कैश लेवल पर जो स्टॉप लॉस बनता है, जो कि मान लेते हैं कि 1-2% आप स्टॉप लॉस लेते हैं। जब भी हम मोमेंटम ट्रेड करते हैं तो आप 1.5% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेते हैं, 1.5-2% का। तो 2% जैसे ही नीचे जाए, आप अपनी ऑप्शन से भी बाहर निकल के रास्ता हो जाए, ठीक है। अभी आप देखिए इंडिया सीमेंट, ओहो, इंडिया सीमेंट ये बहुत फेवरेट स्टॉक बनता जा रहा है, और ये इसमें भी मोमेंटम है, तो आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 1-2% का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। जो स्टॉक में आप मेंटेन कर रहे हैं, वही आप ऑप्शन प्राइसिंग में मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरा स्टॉक 1.5% नेगेटिव हो गया मेरे प्राइस से, जहां भी मैंने लिया था उससे, तो आप स्टॉक ऑप्शन भी निकल सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कैन बैंक आप देखिए, कैन बैंक एक और बेटर स्टॉक है। एबीएफआरएल आप देखिए 200 के ऊपर है, 2,34,000 का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है 12%। तो ये स्टॉक्स आपको इस तरीके से फिल्टर करने को मिलेंगे। गेल मैंने आपको बताया, ये पुट ऑप्शन लेने का बहुत अच्छा है, या शॉर्ट टर्म पोजिशनल स्टॉक को शॉर्ट करने का बहुत बेहतरीन मौका आपको दे सकता है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करें। ये स्क्रीनर्स आपको हेल्प करेंगे आपके बेसिक एनालिसिस में। ये आप, एक और हमारे पास स्क्रीनर है, वो नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप देखेंगे वॉच लिस्ट बनेगा। जैसे अब 1% पे वॉच लिस्ट बना मेरा एसबीआई कार्ड पर, ठीक है। एसबीआई कार्ड अभी तो चल रहा है 916 रुपए 95 पैसे, 920 का रेजिस्टेंस है। अगर कल को ये 920 तोड़ता है, 920 तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, तो मेरे लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। डेफिनेटली मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन अभी नहीं बनती, ठीक है। इसमें आप देखिए, जैसे जितने भी ग्रीन वाले हैं, टीसीएस है, टीसीएस को आप अभी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि 33% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो 33% ओपन इंटरेस्ट जब ऐड होता है, तो इसको मोमेंटम के लिए ये अनवाइंड होना जरूरी है, ठीक है। एबी कैपिटल देखिए आप, एबी कैपिटल 170 के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली अनवाइंडिंग के डेटा के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ये स्क्रीनर रहेगा। तो बेसिकली आपको स्टॉक ऑप्शंस में मोमेंटम खेलना है, और इस तरीके से आप हमारे ऑटो टेंडर टूल की हेल्प ले सकते हैं टू आइडेंटिफाई कि किस स्टॉक में मोमेंटम है। स्टॉप लॉस 1 से 2% आपको कैश लेवल्स पर रखना है। स्टॉक ऑप्शंस में अगर आपकी पोजीशन है, तो कैश लेवल पर अगर वो 1.5% का स्टॉप लॉस लग जाता है, तो आप आराम से स्टॉक ऑप्शन में स्टॉप लॉस लेके निकल जाए, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे को आपको ये समझाना था।
कि किस तरीके से स्टॉक ऑप्शंस में आइडेंटिफिकेशन होता है। और भी कुछ स्क्रीनर्स है हमारे पास जो कि आपकी हेल्प के लिए है। जैसे 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का एक स्क्रीनर है जिसमें कि वो स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई हो सकते हैं जिसमें कि इंट्राडे में थोड़ा बहुत मूवमेंट आया है। तो जैसे इंट्राडे में मूवमेंट आ रहा है तो इसको आप कैरी ना करें। इंट्राडे में मूवमेंट 80% ऑल टाइम मैंने आपको समझा ही दिया है कि 80% ऑल टाइम क्या होता है। जैसे आप देखें HDFC, तो ये जो डाउन परसेंटेज है, ये डाउन परसेंटेज नेगेटिव टेरिटरी में डाउन परसेंटेज, ये 91% कभी भी 80% से नीचे आया ही नहीं है, 79% भी नहीं आया। ठीक है, तो ये आपको वीक स्टॉक है। वीक स्टॉक कैसे है, ये हाईएस्ट डिलीवरी भी 2697 है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, ये देखिए HDFC हाईएस्ट डिलीवरी कहां थी, हाईएस्ट डिलीवरी 5 मई को थी। 2697 इसका लो ऑफ द डे है। आप यहां पर देख सकते हैं लो ऑफ द डे के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये पोजिशनली वीक स्टॉक बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चीजें आइडेंटिफाई करनी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ आपके ओवरऑल मार्केट से या पीयर से क्या स्ट्रेंथ या वीकनेस निकल कर आ रही है वो बताता है। जैसे इंडिया सीमेंट है, ये आपके लिए सीमेंट सेक्टर में सबसे बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। FSL आपके लिए है। LIC हाउसिंग अगेन वीक स्टॉक हो सकता है। ठीक है, SBI वीक स्टॉक है। ठीक है, FSL देखिए आप, FSL में देखिए क्या शानदार इसमें सेटअप अभी निकल कर आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी देखिए, ये डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी हाईएस्ट डिलीवरी से काफी दूर हो चुका है। देखेंगे आप, हाईएस्ट डिलीवरी से काफी दूर हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं नेगेटिव स्टॉक्स की बात करूं तो गेल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिंदल स्टील देख लेते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस देख लेते हैं। तो आप देखिए, ये देखिए आप LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसमें रेजिस्टेंस पॉइंट 380 का था, 380 का ही PP लेवल था, बाकी सारे इंडिकेटर्स डाउन है। ये आपके लिए पोजिशनली वीक स्टॉक हो सकता है अगर उस तरीके से आप चीजों को देख रहे हैं तो। ठीक है, तो ये कुछ स्क्रीनर्स हैं। अगर एक और बहुत ही बेहतरीन स्क्रीनर है जिसमें कि मार्केट बैलेंसर आपको आ जाता है। ये 101 स्टॉक्स जो कौन से पॉजिटिव है और 61 कौन से नेगेटिव है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये आप देखिए, यहाँ पर जाइए मिसलिनियस में, तो बाय सेंटिमेंट ग्रेटर देन 60, ये वो स्टॉक्स है जो पॉजिटिव डेटा है, 101 स्टॉक्स। ठीक है, इसमें हमने वही पाइवेट पॉइंट टेबल दे रखा है, ये सब दे रखा है। आप खुद से एनालिसिस करिए, खुद से आइडेंटिफाई करिए, खुद से ट्रेड कर सकते हैं। सेल सेंटिमेंट ग्रेटर देन 60, 61 जो स्टॉक्स है वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं, एक्सिस बैंक से लेकर सब कुछ। एक्सिस बैंक एक बहुत ही क्लासिक सिनेरियो में आज था स्टॉक, शॉर्ट आप कर सकते थे इसमें। तो आप देखिए, जैसे 34 का मेरा पाइवेट पॉइंट था, उसके नीचे अगर ट्रेड किया होता मैंने तो 11 रुपए तक वो एक्सिस बैंक नीचे आया। तो ये इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज निकल कर आती है। अब अगर कोई खाली निफ्टी में ही सॉरी, अगर कोई खाली निफ्टी में ही ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। इधर आप देखेंगे मस्ट वॉच में निफ्टी 50 रैंकिंग, इसमें बॉटम 5 स्टॉक्स और टॉप 5 स्टॉक्स। आपने आज देखा SBI लाइफ और भारतीय एयरटेल किस तरीके से आउट परफॉर्म करे ओवरऑल मार्केट को, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टूल हो सकता है। इसमें पेयर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी आपका लग सकता है। जैसे SBI लाइफ के साथ आप सेक्टर पेयरिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप और कर सकते हैं जो नॉर्मली आपको चीजें देखनी पड़ती हैं या किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, कोई आपको बताएगा तो आप कर सकते हो। लेकिन ऑटो टेंडर में ये फायदा है कि आप
अगर ऑटो टेंडर को देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ चीजें थी, सेटअप था। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑटो टेंडर, अगर टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो यहां पर देखिए, आप कॉन्टेक्ट अस में आप जाइए। कॉन्टेक्ट अस के साइड में अगर आप देखेंगे तो एक ब्लू कलर का आइकन है टेलीग्राम का, इसको क्लिक कर कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस में आपके पास हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ईमेल एड्रेस है atdesk@smcindiaonline.com। आपको अगर लगता है कि आपको कोई भी क्वेरी करनी है या फीडबैक देना है, जनरल फीडबैक अबाउट एनीथिंग, अबाउट द ट्रेनिंग सेशंस, अबाउट स्टॉक्स इन जनरल या सॉफ्टवेयर इन जनरल, तो आप जरूर इस पर आके दे सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आपको कोई ना कोई कनेक्ट कर ही लेगा। ठीक है। और साथ ही मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो एक्यूरेसी इस सॉफ्टवेयर की रहती है या डेटा की रहती है, मैं सॉफ्टवेयर की नहीं बोलूंगा, मैं डेटा की एक्यूरेसी बोलूंगा, तो राउंड अबाउट 65 to 75% रहती है। 25% आपके स्टॉप लॉस के चांसेस हैं नॉर्मल डेज में, और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के डेज में 35% के चांसेस आपके पास है, जो कि हमने यहाँ पर लिमिटेशंस भी लिस्ट आउट आपके लिए करके रखी है। ये आप जाएंगे यहाँ पर आपका लिमिटेशंस भी का कॉलम है, आप उसमें लिमिटेशंस रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है। एक्सट्रीम हाई वॉलेटिलिटी इन ऑटो ट्रेंडर, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो आपको दिक्कत वहां पर आ सकती है। इसी के साथ आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर सेटिंग का बटन है, तो यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको क्या क्या रखना है, ट्रेंड, जैसे मैंने मिड टर्म ट्रेंड चेकलिस्ट रख रखा है, इंट्राडे डेटा रखा है, डिलीवरी स्कैनर की मेरे को जरूरत नहीं है तो मैंने नहीं रख रखा है, आपको जरूरत है तो आप रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने इंडेक्स सेंटिमेंट रख रखा है, मार्केट बैलेंसर ऊपर दे रखा है तो मेरे को नीचे रखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बहुत इजीली आप इसको नेविगेट कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा मेरा सेशन था अबाउट स्टॉक्स। इससे पहले 4:30 बजे मैंने आपके साथ इंडेक्स को डिस्कस किया। दोनों सेशंस को मिलाकर मैं ये समझता हूं कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऑटो टेंडर के माध्यम से मिली होगी, और अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो हम लोग दोबारा से ऐसे सेशंस प्लान करते रहेंगे, तो उसमें कवर अप हो जाएगा डेफिनेटली। तो अब मैं ये चाहूंगा कि